अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है ये, सेकेंड लास्ट चैप्टर जो हम करेंगे। ये चैप्टर साइंटिस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Cells जानते हैं आप? हिंदी में जिसको कोशिका बोलते हैं, सेल, जो बायो में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। तो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. It was the first time this important scientist journal had ever published the work of college student. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time a bat. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. And it's all started with butterflies. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. So he did. तो कहने का मतलब ये है कि रिचर्ड एच एब्राइट जो है और उनका रूममेट, उसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया सिर्फ 22 साल की एज में, जब इन्होंने एक्सप्लेन किया द थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स इन अ पेपर पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक उनका पेपर पब्लिश हुआ जिसमें इन दोनों ने मिलकर के ये डिस्क्राइब किया कि एक सेल कैसे वर्क करता है। दिस वैल्यूएबल मैगजीन हैड पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। For Richard Ebright, it was one of the many achievements that he achieved later in his life. Richard Ebright ने तो आगे भी बहुत सारे achievements life में grab किए। He says that all this curiosity started with butterflies. सारी चीज़ों की शुरुआत जो है वो butterflies से हुई है। Butterflies हैं तितलियाँ, तितलियों पे स्टडी करते रहते थे। Ebright grew up in Pennsylvania and was the only child of his parents. इकलौते बेटे थे और पेंसिल्वेनिया में पले बढ़े। He could have not done much there as there was very less people living there. पेंसिल्वेनिया में बहुत कम लोग रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था। He says that he could only do one thing alone and that was collecting things as he had no friends to play football or baseball with. उनके साथ खेलने वाले बच्चे नहीं थे, इसलिए उनको एक ही काम करना था। He had begun collecting butterflies. बेसबॉल और फुटबॉल खेलने वाला कोई प्लेयर, कोई साथ में दोस्त नहीं होने की वजह से उन्होंने बटरफ्लाइज करना शुरू कर दिया, कलेक्ट रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स। जब वो छोटे बच्चे थे, किंडरगार्टन में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, उससे भी छोटे बच्चे, तो उनको ये सब चीज़ों का शौक़ हो गया। He also used to keep on staring at the stars and sometimes the whole night as he was interested in studying astronomy. कभी कभी तो पूरी रात वो स्टार्स को टेलीस्कोप लगा करके देखते रहना। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. मम्मी भी उनकी ऐसी थी जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट डेवलप करती थी। She took him on trips, bought him telescope, microscope, कैमरा, यही सब चीज़ देती, माउंटेनियरिंग मटेरियल। जैसे हमारे पेरेंट्स भी गिफ्ट देते हैं ना, तो उनके गिफ्ट यही होते थे, कभी कैमरा गिफ्ट कर दिया, कभी टेलीस्कोप, कभी माइक्रोस्कोप। मतलब वो जानबूझ के करती थी कि बच्चा इन्हीं चीज़ों में लगा रहे। एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। वो जब भी कोई काम उनको मिलता था स्कूल से, उनका एक ही कंपेनियन था, वो थी उनकी माँ। और मम्मी हमेशा कहती कि मैं तेरे लिए दोस्त बनवा दूंगी, तेरे दोस्त नए बन जाएंगे, पहले तो ये काम कंप्लीट कर ले। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. She and her son spent almost every evening at the dining room table. Richie
इनकी एक ही इनका पार्टनर था, एक ही इनका फ्रेंड था, दैट वाज रिची। तो ये जो दोस्त नहीं होना, मम्मी अक्सर कहती कि तेरे दोस्त बनेंगे, लेकिन रात को वो और मम्मी के सिवा कोई नहीं थे, क्योंकि शायद इनके पापा जो हैं वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। मम्मी बोलती हैं ऐसा कि रिची असल में रिचर्ड एब्राइट को कहा गया है, तो बचपन से ही उनका एक ही सहारा था, वो उनका बेटा रिचर्ड एब्राइट, जो यहाँ पर इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो जब 3rd ग्रेड में था तब पापा की डेथ हो गई थी। पूरा का पूरा समय मम्मी के साथ ही बिताना। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम। अगर रिची के पास, मतलब एब्राइट के पास कोई काम नहीं होता तो मम्मी कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर लाती, भले ही फिजिकल वर्क ना हो, लर्निंग हो, मतलब मम्मी उसके साथ लगी रहती। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न एंड लर्न ही डिड। He earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid. His mother said by the time he was in 2nd grade, जब 2 क्लास में था, तो एब्राइट had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. पूरे 25 स्पीसीज ढूंढ लिए थे उसने। सोचो बटरफ्लाइज में कितना टाइम लगाता होगा कि हर तरह के बटरफ्लाइज जो हो सकती है वो उसने ढूंढ ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch X. अब बटरफ्लाई कलेक्शन ख़त्म हो गया तो उसकी मम्मी उसके लिए एक नई बुक ले आई जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। अब ये मोनार्क कौन था? बटरफ्लाइज में एक राजा होता है, और राजा अगर माइग्रेट कर जाए तो पीछे पीछे पूरी प्रजा भी माइग्रेट कर जाती है। तो मम्मी एक किताब लाई जिससे पता चला कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाई है, राजा है उनका, वो माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका चला जाता है। तो इसके लिए एक नई दुनिया खुल गई। बटरफ्लाइज के बारे में जानने के लिए एक नई बात, एक नई दिलचस्पी इसके दिमाग में डेवलप हो गई। एक क्यूरियोसिटी आ गई इसके दिमाग में कि अब मुझे ये जानना है, और कुछ नहीं जानना, ये जानना है। At the end of the children's book that his mother had got him, the reader of the book were invited to help the study of butterfly migration. उनको एक बुक सजेस्ट की गई बटरफ्लाई माइग्रेशन के लिए। They were asked to tag butterflies by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto in Canada. बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए कहा गया, उसके ऊपर टैग लगा दो ताकि पता चल सके वो कहाँ से कहाँ गया है। रिचीज मदर रोट, मतलब रिचर्ड एब्राइट की मम्मी लिखती हैं टू द डॉक्टर, एंड सून ही वाज अटैचिंग एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाइज। छोटे छोटे टैग लगा देता था विंग्स पे ताकि पता चल सके कि वो बटरफ्लाई माइग्रेट होकर कहाँ आई है। इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। द पर्सन हु वुड फाइंड अ बटरफ्लाई विद द टैग वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उकवर्ट। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग season lasted for around 6 weeks. Then Ebright understood that if he kept on collecting butterflies one by one, he would not be able to collect many. So the next step he took was that he decided to raise a flock of butterflies in his basement. उसने बहुत सारी बटरफ्लाइज, उसको पता चल गया कि अगर मैं एक एक करके बटरफ्लाइज कलेक्ट करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने घर के बेसमेंट में उसने ढेर सारी बटरफ्लाइज इकट्ठा कर ली। यूज्ड टू कैच अ फीमेल बटरफ्लाई, collect its egg and raise them in his basement through their proper life cycle. Then he used to tag the wings of the butterflies and would let them go. इस तरह से बहुत सारे बटरफ्लाइज पे वो टैग्स लगा पाता था। There were thousands of monarchs in his basement growing in different life stages. For many years, soon he started losing interest in tagging butterflies as it was a very slow and tiring process. धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है वो इस टैगिंग से और बटरफ्लाइज वाले साइकिल से कम हो गया। It also did not get him much response. He said out of the many butterflies that he tagged, only 2 could be recaptured by people, and those 2 were not more than 75 miles away from where he lived. टैग करने के बाद अगर बटरफ्लाइज मिलती भी थी तो 75 मील की दूरी पर मिल जाती थी, और अगर वो बहुत स्लो प्रोसेस था।
बहुत सारी बटरफ्लाइज टैग करने के बाद अगर रिकैप्चर होती भी थी तो 1-2 मिल जाती थी बस, और वो भी 75 मील की दूरी पर ही। तो इसलिए उसका इंटरेस्ट कम होने लग गया क्योंकि उसमें रिजल्ट बहुत कम मिलता था। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair. 7वीं क्लास में उसको पहली बार साइंस फेयर के अंदर में पता चला साइंस के बारे में, एंड लॉस्ट, उसी में खो गया वो। साइंस के बारे में जब पता चला तो पूरी तरह से उसमें खो गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। वहाँ साइंस के फेयर में, साइंस के एग्जीबिशन में सबको कुछ ना कुछ मिला, एब्राइट को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं था उसका साइंस की तरफ, वो तो बटरफ्लाइज में लगा हुआ था। एब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज व्हिच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेकिंग अ नीट डिस्प्ले। जो वो बना कर ले गया था वहाँ पर, उसमें एक फ्रॉग का स्लाइड था, बस स्लाइड, तो वो उसमें रियल कुछ ऐसा था नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ थी नहीं। बाकी जो प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट करके ले गए थे उनको अवार्ड मिला, इसको कुछ नहीं मिला, तो इसको बहुत बुरा लगा। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। अगली बार के लिए मेरे को एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ सालों से तो वो करी इंसेक्ट वर्क रहा था, तो उसको पता ही इंसेक्ट वर्क था, इसीलिए वो फ्रॉग फ्रूट का स्लाइड बनाकर ले गया, लेकिन उसको कोई इनाम नहीं मिला। सो ही रोट टू डॉक्टर उकवर्ड फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल and led to prize projects in country and international science fair. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. उसके बाद उसने कोशिश करा कि जो बटरफ्लाइज, जो मोनार्क बटरफ्लाइज पैदा करती हैं, छोटे कैटरपिलर्स, वो हर कुछ साल के अंदर किसी डिजीज़ से मर जाते हैं। तो उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर वो डिजीज़ उनको लग क्या जाता है, और ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय बीटल। उसको लगा कि बीमारी को एक बीटल लेकर आता है। ट्राइड रेजिंग कैटरफ्लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. The next year's science fair project was testing the theory that Viceroy butterfly copy monarchs. फिर भी वो जीत गया। उसको शक हुआ कि डेथ जो होती है बटरफ्लाइज की, वो बीटल्स की वजह से होती है। हालांकि वो फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो उसको अवार्ड दिला देता है। अगले साल वो साइंस फेयर के लिए तैयार करता है कि जितने भी मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनको वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी करती हैं। अब मोनार्क से भी एक ऊपर बटरफ्लाई होती है, वाइसरॉय। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू द बर्ड। वाइसरॉय जो है वो मोनार्क की तरह दिखना चाहते हैं क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज पंछियों को पसंद नहीं आती। जो मोनार्क का कलर होता है वैसे कलर के बटरफ्लाइज को पंछी नहीं खाते, बर्ड्स नहीं खाते। तो वॉइसरॉय जानबूझ करके, यानी वो भी बटरफ्लाई हैं, जानबूझ करके अपना अपीयरेंस मोनार्क की तरह बनाकर रखते हैं कि उनको बर्ड्स ना खाएं। इतना दिमाग। द थ्योरी वाज दैट वॉइसरॉय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। बात समझ रहे हो? वॉइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। हालांकि वॉइसरॉय खाने में अच्छे लगते हैं, बट बिकॉज द कलर इज सेम, because the appearance is same, therefore they do not eat viceroys, and because they are confused between monarchs and viceroys. हालांकि viceroy का टेस्ट अच्छा होता है, बर्ड्स उनको खा जाएं, लेकिन क्योंकि वो monarchs की तरह दिखते हैं तो वो बच जाते हैं। कितना दिमाग लगाया viceroys ने। Ebright project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebright said that later research by other people showed the viceroy probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. पहली बार साइंस फेयर में इनके इस प्रोजेक्ट को रैंक 1 मिला और पूरे वर्ल्ड में तीसरा पोजीशन। मजाक बात नहीं है। तो ये इसको आगे समझाया गया है इसमें। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone.
सेकेंड ईयर में, बड़े हो चुके हैं अब, सेकेंड ईयर में आ गए, वहाँ उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन पे काम शुरू किया. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cell. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? ये प्यूपा, ये कैटरपिलर, ये सब बटरफ्लाई का लाइफ स्टेज है. ये सब आपने 6th क्लास बुक में पढ़ी होगी. तो उन्होंने जो 8 गोल्ड कलर के स्पॉट्स, 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, बच्चे के ऊपर, वो क्या काम करते हैं उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया. एवरीवन अज्यूम दैट स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. सबको लगा कि वो बस ऐसी सजावट के लिए भगवान ने दिया होगा. एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर Ukworth didn't believe it. To find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. कुछ बच्चों ने एब्राइट की हेल्प भी करी और इन्होंने ये फाइंड आउट करा कि वो जो 12 स्पॉट्स हैं उनमें से एक हार्मोन निकलता है जिससे बटरफ्लाइज को ग्रोथ में मदद मिलती है. वो बेकार के डॉट्स नहीं हैं. जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बहुत ही कम चीज़ ऐसी है जो बेकार होगी, रेयर. तो वैसे ही अगर कुछ डॉट्स उसके शरीर पर हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम के होंगे. और उस पर उसने रिसर्च किया और डॉक्टर जो उनके टीचर थे, जो उनके गाइड थे उकवर्थ, उनको भी गलत साबित किया और प्रूव किया कि, तो डॉक्टर उकवर्थ भी इस बात के लिए सहमत नहीं थे, बट दे प्रूव्ड. एंड दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won 3rd place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. वहाँ भी काम करने का मौका मिला. As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on monarch pupa. That year his project won 1st place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. In his senior year, he went a step further. He grew cell from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spot. प्रूव कर दिया. वो जो 12 गोल्ड स्पॉट हैं उनमें से अगर हॉर्मोन्स अगर बटरफ्लाइज के जो विंग्स हैं उस पर लगेंगे तो ही वो विंग्स बड़े होंगे, सेल तभी डिवाइड होगा. इतनी बड़ी बात उन्होंने प्रूव की. द प्रोजेक्ट वॉन 1st प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. ही स्पेंट द समर्स आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर उनको काम करने का मौका मिला. उस गर्मियों में आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. यहाँ तक कि उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी वो जानने में सफल हुए. क्योंकि इंसान के पास जब तक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे अच्छे तब तक उसके लिए कोई डिस्कवरी करना पॉसिबल है नहीं. वो उसका मौका उनको आर्मी और बड़ी बड़ी मिलिट्री की जो रिसर्च लेबोरेटरीज़ होती हैं उसमें जाने का मौका उसी को मिलता है जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रैंक 1 आता है. और वो बार बार आकर के और पूरी समर्स में काम करने का उनको मौका मिलता रहा. और फाइनली वो गोल्ड स्पॉट्स जो उन्होंने पहले डिस्कवर किए थे उसमें से ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं जो विंग्स को ग्रो करते हैं. ये बात उन्होंने साबित कर दी और ये एक अलग नया रिसर्च वर्क था. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came with he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. When he saw those photos, Ebright didn't shout "Eureka" or even "I have got it." उस लैंग्वेज में यूरेका का मतलब होता है कि मुझे पता चल गया, I got it. But he believed that along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle: how the cell can read the blueprint of its DNA. वो स्पॉट से हार्मोन और हार्मोन से सेल और सेल से डीएनए तक पहुंच गए रीड करते करते. डीएनए इज़ द सब्सटेंस, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. और डीएनए जो होती है वही हेरिडिटी की कैरियर होती है. फादर मदर से जो डीएनए मिलता है इसीलिए आप उनके जैसे होते हो. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. ये डिस्कवरी उन्होंने कर दी.
Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory, surprising no one who knew him. Richard Ebright graduated from Harvard with his highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some type of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. तो उनका रिसर्च कंटिन्यू रहा. 1510 बच्चों में से वो क्लास में सेकंड आए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया. उस एक्सपेरिमेंट से कुछ रेयर तरह के कैंसर से बचने की भी दवाई डेवलप की जा सकती थी. His high school research into the purpose of the spot on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. तो बचपन से ही बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की आदत ने उनको एक दिन साइंटिस्ट बना दिया. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. दूसरे इंटरेस्ट उन्होंने नहीं छोड़े, इतना भी डीपली नहीं गए थे. एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. कैनोइंग होता है ना, कैनोइंग जानते हो, वो एक बंदा बैठ करके बोट जो चलाता है उसको कैनोइंग कहते हैं. वो उधर यूरोप में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है. तो कैनोइंग करते थे, डिबेट करते थे, पब्लिक स्पीकर थे, मतलब बहुत कुछ थे. अभी आप लोगों के जैसा नहीं कि आप लोग मिनी मलेशिया खेलते हो, वो क्या नाम है उसका, पबजी खेलते हो, और फायर कितनी क्या एक होता है, फ्री फायर खेलते हो. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑफ फोटोग्राफी particularly of nature and scientific exhibitions की photography में बहुत माहिर थे. In high school, Richard Ebright was a student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. He also found someone to admire, Richard A. Wheeler, his social studies teacher and advisor to both clubs. उसके टीचर जो थे सोशल स्टडीज़ के उसको बहुत एडमायर करते थे, एडवाइज़र भी थे उसके. मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी. देन ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. एब्राइट सेड रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. मिस्टर वेनर सेड, मिस्टर वेनर कहते थे कि ये बहुत मेहनत करता है. वॉट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and other interests. दूसरे बटरफ्लाइज वगैरह के इंटरेस्ट के साथ 4-4 घंटे ये बंदा डिबेट भी कर लेता था किसी टॉपिक के ऊपर. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस. कॉम्पिटिशन रखता था वो दूसरों से, वो चाहता था कि मैं कॉम्पिटिशन में हमेशा दूसरों से आगे निकलूँ, लेकिन किसी बैड सेंस में नहीं. ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से और विनिंग टू गेट अ प्राइज़ लेने के लिए जीतना नहीं चाहता था वो. उसके अंदर एक ललक थी कि मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, add curiosity and mix in the will to win for the right reason. Ebright has these qualities. यानी वो सही रीज़न के लिए जीतना चाहता था. For the time the book The Travel of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. उसकी मम्मी ने जो उसको बुक दिया था जब बहुत छोटा था, The Travels of Monarch X, तब से लेकर के साइंटिस्ट बनने तक की जो उसका सफ़र है, उसमें रिचर्ड एब्राइट ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. वो बढ़ता गया और एक सफल साइंटिस्ट बना. तो इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं. ठीक है, इसकी समरी भी है लास्ट में, इसको पढ़ेंगे आप लोग और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. मैं आपको